नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला और हम लोग प्रारंभ करते हैं आज एक बहुत बेहतरीन क्लास जिसे हम लोग जानेंगे डिटर्मिनेंट के नाम से। मेरे साथ ही ऐसे जितने भी जवान हैं, ऐसे जितने भी मेरे भाई हैं जो इंडियन आर्मी के इस 2026-27 की वैकेंसी में जो एजुकेशन हवलदार के लिए निकला हुआ है, आईटी साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए आप सभी लोग जो फॉर्म भर रहे हो, आप सभी के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सफलता चाहिए तो मैथ्स में मजबूती आपको चाहिए ही चाहिए। हम आज से मैथ प्रारंभ कर रहे हैं और क्योंकि आपकी जो मैथ है थोड़ा सा एडवांस पोर्शन है, बोल सकते हो कि 11th-12th की मैथ्स है जो एनसीईआरटी 11th-12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। आप में से बहुत साथी एनडीए की तैयारी करते हैं, आप में से बहुत सारे साथी सीडीएस की तैयारी करते हैं। हालांकि मैं सीडीएस की बात नहीं करूंगा, पर जो आपका एनडीए है, एनडीए का जो मैथ्स का पोर्शन है उससे लगभग आपका वही है, उतना ज्यादा नहीं, उससे थोड़ा कम ही है। बट यहाँ पे आपको आईटी साइबर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के अनुसार मैथ्स को थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज इंडियन आर्मी के हवलदार एजुकेशन मैथ्स डिटरमिनेंट के डेमो 1 में। इससे पहले हम लोग सारे साथी समझ जाते हैं कि जो साथी अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं वो सभी लोग बैच से जुड़ सकते हैं। अभी आपका ऑफर या एक्सटेंड किया गया है, मात्र 999 के बैच के प्राइस में आपको दोनों बैच आईटी साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन दोनों मिल जाता है, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल है, आपको नोट्स है, आपको टॉपिक टेस्ट दिए जाएंगे और इसमें आपको कंप्लीट डाउट सेशन दिया जाएगा। तो आते हैं हम लोग बात करते हैं साथी, ये जो भी साथी बैच से जुड़ना चाहते हैं परीक्षा प्लस ऐप पर जाकर जुड़ सकते हैं। ये आपका वो है जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हवलदार आईटी साइबर के लिए और आपका इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए। मैं इसलिए लगाया हूं क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे इसलिए कंफ्यूज हैं कि सर जो बोनस नंबर मिल रहा है क्या किसको मिलेगा। देखिए, जिनके पास प्रायोरिटी 1 वाली अर्हता है, एलिजिबिलिटी है, उनको 30 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा मिलेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल और केवल प्रायोरिटी 1 वाला पढ़ना है। जो प्रायोरिटी 2 वाले हैं उनको उतना ही नंबर रह जाएगा जितना वो एग्जाम में लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, हवलदार में इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में भी जो प्रायोरिटी 1 वाले हैं, जिनके पास ये एलिजिबिलिटी है, जिन्होंने ये डिग्री कोर्स कर रखा है, उनको 30 नंबर अलग से मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इनको कुछ नहीं मिलेगा इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में, ये कहने की बात है। और ऐसे ही लिंग्विस्ट में जिनके पास ये एलिजिबिलिटी है उनको 30 नंबर एक्स्ट्रा, इनको नहीं मिलेगा। ये जितना नंबर लेके आएंगे उतना ही। तो कितना नंबर लेके आएंगे उसके लिए हम लोग आते हैं अब सीधा क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम लोग सीधा किस पे, पैटर्न पे, और आते हैं अपनी तैयारी पे। देखिए, जो कंप्लीट पेपर है ना साथी, आपका कंप्लीट पेपर आपका 150 क्वेश्चन का होगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनो, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, इस बार भी कंफ्यूज हो रहे हैं। 150 क्वेश्चन का आपका कंप्लीट पेपर होगा। इसमें आपका ऐसा नहीं है कि केवल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आपका प्रायोरिटी 1, 50 क्वेश्चन आपका प्रायोरिटी 2 और 50 ही क्वेश्चन आपका प्रायोरिटी 3। मतलब ये आपका ये पार्ट 1 हो गया, ये आपका क्या होगा, ये पार्ट 1 हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे प्रायोरिटी 1 बोलेंगे। ये प्रायोरिटी 1 है और ये हमारा क्या है, प्रायोरिटी 2 है ना। ये मतलब कि इसे केवल प्रायोरिटी 2 रखा गया है, ये इसलिए बोला गया। इसे ना भी लिखते, कहने का मतलब ये कि अगर इस सिलेबस में ये ना लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी। सारी कंफ्यूजन की जो जड़ है वो एक्चुअली में ये जो प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 लिख दिया गया है, ये कंफ्यूजन है और कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 लिखा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 क्यों लिखा गया है। ये इसलिए लिखा गया कि जिनके पास प्रायोरिटी 1 है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा, और प्रायोरिटी 2 को भी जगह दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ा कुछ और पूछा जाए कुछ, आप वाला पैटर्न भी आपसे पूछा जाएगा। इस चीज को इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि प्रायोरिटी 1 वाला भी हम पूछ रहे हैं, प्रायोरिटी 2 वाला भी हम पूछ रहे हैं, और हम पेपर 1 तो पूछ ही रहे हैं। एक्चुअली ये कंप्लीट पेपर 2 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कंप्लीट पेपर 2 आएगा, तो अब आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स, तो मैथ्स में आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने
एक एक चीज को बहुत बेसिक से बहुत अच्छे लेवल पे समझाने के लिए मैं आपके सामने हूं साथी, और मैं आपसे वादा करता हूं कि हर वो कंटेंट जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, पहली बात तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपकी परीक्षा में प्रत्यक्ष रूप से पूछे जाएं, और एक प्रयास ये भी रहेगा कि आप सभी साथी भले ही आप मैथ्स में जीरो, भले ही पढ़ाई छोड़ दो, भले ही आप 11th 12th करके आए हो, आप ग्रेजुएशन करके आए हो और आपको सब कुछ भूल गए हो कि आपको आपने क्या पढ़ा था, उसके बावजूद भी आपको एक एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर समझाने वाला हूं, तो सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेबस में मैथ्स कहां कहां पूछा जाएगा। तो पार्ट 1 में भी आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, पार्ट 1 में भी आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, ये भी आपका मैथ्स पूछा जाएगा, और पार्ट 2 में भी आपका क्या है, यहाँ पे पार्ट 2 में भी मैथ्स पूछा जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो 14 क्वेश्चन मैथ्स के यहां पूछे जाएंगे, और इस 50 क्वेश्चन में 12 से 15 क्वेश्चन, ये फिक्स नहीं होता है, कभी ज्यादा कभी कम, यहां पे पूछे जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम नहीं तो 30 से 35 क्वेश्चन ओवरऑल अगर मैथ्स की बात किया जाए तो मैं ज्यादा कुछ नहीं, बट फिर मिनिमम के 30 और मैक्सिमम के 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स के पूछे जाएंगे। तो आपका ये वाला पार्ट आईटी साइबर है ना, साइबर कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका क्या है, मैथ्स है। और अगर आपने इन दो विषय पे अपनी पकड़ मजबूत बना ली तो आप समझ लीजिए सिलेक्शन वैसे ही पक्का हो जाएगा। जो पार्ट 1 है, जो पेपर 1 है, अगर मैं आपसे बात करूं तो जो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मैथ्स के पेपर 1 की बात करते हैं, पार्ट 1 की बात करते हैं। तो पार्ट 1 में जो मैथ्स आपसे पूछा जाएगा, देखो ए भी छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीजें यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, इनका सिलेबस आपको यहाँ पे आपको श्रवण सर ने डिस्कस किया होगा, यहाँ पे आपको सर्वे सर ने डिस्कस किया होगा। मैथमेटिक्स वाले पार्ट को, सी वाले पार्ट को मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूं कि जो आपका पार्ट 1 होगा, मतलब कि जो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 यानी कि टोटल कितना 50 क्वेश्चन, और इस 50 क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली 15, मिनिमम 15 आउट ऑफ 50 आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है ज्यादा भी पूछ लिया जाए। तो 50 में से 15 क्वेश्चन मिनिमम आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपका अलजेब्रा है, जिसमें आपका मैट्रिसेस डिटरमिनेंट है, जिसमें आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री है, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री है, इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक है, नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन है, मेंसुरेशन है, और एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्योंकि यहाँ पे 2 चैप्टर आपके नंबर सिस्टम और फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन है, तो फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन में आपके कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं, आपके परसेंटेज आ जाते हैं, आपका कौन सा चैप्टर आपका परसेंटेज है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका यहीं पे देखा जाए तो आपका एसआई एंड सीआई है, एसआई एंड सीआई है जिसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो रेशियो है, रेशियो के साथ आपका यहाँ पे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप की बात करें है ना, रेशियो एंड पाइप एंड, हाँ चलो रेशियो कर लेते हैं, है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसे लिखते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पे आपका पाइप एंड सिस्टम है, पाइप एंड सिस्टम से आपसे टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क है, प्लस आपका पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, पानी और पानी की टंकी। यहीं पे आपसे क्या पूछा जाएगा, यहीं पे आपका स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। यहीं पे आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे एवरेज पूछा जाएगा। तो ये पार्ट आपके क्या होंगे, ये पार्ट आपके अरिथमेटिकल, जो किसे बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, यहां से आपका ये पोर्शन पूछा जाएगा। इसी के साथ साथ एक पार्ट आपका और होता है जिसे एवरेज अच्छा लिख दिया, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पोर्शन यहां से पूछा जाएगा। यानी कि आपके इसी सिलेबस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 10 चैप्टर एक्स्ट्रा और ऐड होते हैं, और ये हमारा नंबर सिस्टम भी यहाँ पे क्या होता है, नंबर सिस्टम भी यहाँ पे ऐड होता है। जो जनरल कॉम्पिटेटिव मैथ्स होती है ना, उसमें केवल इतना पूछा जाता है आपसे, इसके अतिरिक्त ये पोर्शन आपके पॉइंट नंबर देखेंगे तो 8 और 9 को छोड़ के आपसे जितनी भी चीजें पूछी जा रही हैं, आप इसे भी इंक्लूड कर लो। यहाँ पे मेंसुरेशन लिख लो, है ना, यहाँ पे अगर आप मेंसुरेशन लिख लेते हो तो ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा जनरल कंपटीशन का पार्ट होता है। आप मेंसुरेशन का पार्ट कर लो और किसका कर दो, एरिया वॉल्यूम, ये सारी एक ही चीज होती है, एरिया वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो ये पोर्शन हमारे क्या हो गया, ये पोर्शन हमारा जनरल कॉम्पिटिटिव मैथ हो गया, और हमारा जो ये पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये एडवांस पोर्शन हो गया, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट का, आफ्टर दैट मैट्रिसेस, आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलस में आ जाएंगे, क्योंकि जो बड़ा चंक है वो बड़ा चंक हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, फिर आपका प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक हम लोग कवर करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम लोग साथ में पैरेलल आपका नंबर सिस्टम, और ये वाली क्लास हमारी लगातार चलती रहेगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग बोल सकते हो कि
परसेंटेज की क्लास से क्या करेंगे, परसेंटेज की क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो दोनों पोर्शन, क्योंकि इतने पोर्शन को मैं अलग लेके चल रहा हूं, हमारी स्ट्रेटजी होगी इतने पोर्शन को अलग लेके चलने, इसमें हम लोग डिटरमिनेंट से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन से, पहले चैप्टर से हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात, यहां से हम लोग की पढ़ाई स्टार्ट होगी और हम लोग दो दो क्लास लेके चलेंगे, बेहतर तरीके से शुरुआत में तेजी से करेंगे एंड आफ्टर दैट टारगेट बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, टारगेट बेसिस पे अपने सिलेबस को भी कवर करते हुए चलेंगे और एग्जाम डेट के अंदर अपनी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों को कवर करते हुए अपने सब्जेक्ट को, अपने कोर्स को पूरा करेंगे। क्लियर हो रही बात यहां तक। अब आते हैं जो हमारा क्या है, जो हमारा पार्ट बी है। पार्ट बी मतलब किसकी बात कर रहे हैं, अभी तक जो मैं डिस्कस कर रहा था, क्या अभी तक मेरे साथी जो मैं डिस्कस कर रहा था वो मैं डिस्कस कर रहा था पार्ट 1 को, यानी कि इस वाले पार्ट के मैथ्स की बात कर रहा था। पेपर 2 में भी मैथ्स है और सभी में मैथ्स है, बस भले पैटर्न अलग हो थोड़ा सा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग हो। और जो पेपर 2 का मैथ्स है, जैसे इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में आपने मैथ्स में केवल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहीं पे आपने देखा आईटी साइबर में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 14 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आईटी साइबर वालों से पढ़ना सेम चीज है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े बहुत आपके अलग है। यहाँ पे भी मैथ्स आपसे पूछा जाएगा और 10 क्वेश्चन यहाँ पे भी, तो मान के चलो 15 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे, 10 क्वेश्चन यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, 25 से 30 क्वेश्चन आपके इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में भी पूछे जाएंगे। तो इसमें अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो इसमें मैथ्स क्या है, इसमें जो हमारा पार्ट 2 वाला है इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे होगे तो इंटीग्रल कैलकुलस देखिए आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, ये केवल अलग से लिखा हुआ है। मैट्रिसेस आपका देखो, यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, तो डिटरमिनेंट थोड़ा छोटा होता है पहले, जनरली वैसे जब भी आप कभी सिलेबस को देखते हो तो लिखा होता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, बट एक्चुअली में अगर आप पहले डिटरमिनेंट पढ़ लेते हो तो मैट्रिसेस की गुत्थी अपने आप सुलझ जाती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हालांकि पहले आया मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का रूप ही क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में डिटरमिनेंट आता है, लेकिन क्योंकि कई सारे मैट्रिसेस के थ्योरम के प्रूफ में, कई सारे में प्रॉपर्टीज को डिराइव करने में, जैसे इगन वैल्यू इगन वेक्टर हो गया, जैसे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हो गया, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एडजॉइंट हो गया, तो हमें डिटरमिनेंट की आवश्यकता पड़ती है। बिना डिटरमिनेंट जाने हम मैट्रिसेस के सारे क्वेश्चन को नहीं लगा पाते, तो इस कारण से डिटरमिनेंट को हम लोग क्या करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। तो इस कारण से हम लोग डिटरमिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैट्रिसेस यहाँ पे आपका हम लोग इधर डिटरमिनेंट लेके चलेंगे और मैट्रिसेस टारगेट बेस पे हम लोग क्या करेंगे, टारगेट बेस पे हम लोग मैट्रिसेस को कवर कर लेंगे। फिर हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग, एक्चुअली ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, ये जनरली क्या है, ये इनइक्वालिटीज आपका जो होता है, जो आपका 2D और बोल सकते हो कि इनइक्वालिटीज का पोर्शन होता है, वो होता है। वेक्टर कैलकुलस यहाँ पे अलग से हमें पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक हमारा इसी में कवर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक भी देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक हमारा यहाँ पे कवर हो जा रहा है। मैट्रिसेस भी हमारा क्या हो जा रहा है, वहां से कवर हो जा रहा है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक भी कवर हो जा रहा है। मतलब बच क्या रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर हम किसकी बात करें, हमारे पास जो बच रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग, हमारे पास बच रहा है वेक्टर कैलकुलस और हमारे पास बच रहा है बूलियन अलजेब्रा। 3 पार्ट यहाँ पे अलग पढ़ने, 3 से 4 क्लास की बात ये होती है। कैलकुलस ये वेक्टर कैलकुलस है ना, वेक्टर आपका 4 से 5 क्लास मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका क्या हो गया, वेक्टर हो गया, और उसके बाद बूलियन अलजेब्रा आपका हो गया। तो बूलियन अलजेब्रा वाला पार्ट आपको क्या किया जाएगा, टारगेट बेस पे कराया जाएगा और आशीष सर आपको ये बूलियन अलजेब्रा अलग से करवा देंगे। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा बूलियन अलजेब्रा, ये आपको आशीष सर पढ़ाएंगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन और आईटी साइबर वाला पार्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर का पार्ट होता है, ये मैथ्स का पार्ट नहीं होता है। बूलियन अलजेब्रा को ध्यान से देखेंगे, ठीक है साथी। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, इस तरीके से हम लोग अपना कवर करते हुए चलेंगे। लिंग्विस्ट वाले साथी में भी मैथ्स 10 क्वेश्चन का पूछा जा रहा है और आपसे भी मैथ्स का यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको भी मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। मैथ्स आपको भी पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है कि मैथ्स लिंग्विस्ट वालों को नहीं पढ़ना है। आप किसी भी अगर इंडियन आर्मी में जाएंगे तो बिना मैथ्स के आपका बेड़ा नहीं पार होगा। मैथ्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और मैथ्स को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ना होगा और उसी सोच के अनुसार मैं आपको अच्छे से पढ़ाता हुआ चलूंगा। तो लिंग्विस्ट वाले साथियों को भी पढ़ना होगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक। अगर इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपके कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से मुझे पूछ लीजिए, फिर मैं इस चैप्टर को बेहतर तरीके से स्टार्ट करता हूं। चलिए, मैथ्स के टोटल कितने लेक्चर होंगे सर? देखिए ओवरऑल लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिला के 100 प्लस लेक्चर्स आपके जाएंगे, ये मान के चलिए। बड़ा सिलेबस है और हमें आज से डबल क्लास और रिकॉर्डेड और लाइव दोनों पैटर्न पे जब करेंगे तो हम लोग कवर कर पाएंगे। तो टारगेट बेसिस पे हम लोग आपका लेके चलेंगे, एक तरफ लाइव चल रहा होगा और एक तरफ आपको टारगेट देंगे कि भाई आपको 3-4 क्लासेस हमने दे दिया, ये आपको पढ़ना है, इसमें हम लोग खूब ढेर सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बेहतर तरीके से हमें सिलेबस भी कवर करना और एक एक क्रिस्टल क्लियर चीजें हमें समझते हुए चलना। अब आते हैं हम लोग डिटरमिनेंट की बात करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएंगे आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने डिटरमिनेंट्स को अच्छे से पढ़ रखा है, जो डिटरमिनेंट्स के बारे में जानते हैं।
देखिए जब हम अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा की बात करते हैं, लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं, तो इसमें हायर क्लासेस में एक सब्जेक्ट आता है, टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह एवं सारणिक बोलते हैं। तो डिटरमिनेंट का जो हिंदी शब्द होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है सारणिक होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। पहले पढ़ा था अभी भूल गया, कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक चीज याद दिलाता हूं। सबसे बड़ी बात है कि सर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में अंतर क्या होता है और आपने मैट्रिक्स पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। आते हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में अंतर क्या होता है। कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स मतलब होता है आव्यूह, और हमारा डिटरमिनेंट होता है, जनरली आपको मैं बाइलिंगुअल लेके चलूंगा, जो टच होगा वो इंग्लिश में ही रहेगा। आप देखेंगे पीपीटी वगैरह सब कुछ आपका क्या है, आपका बाइलिंगुअल लेके चलेंगे, बट फिर भी क्योंकि हायर क्लासेस होते हैं, सर टीजीटी के लिए करवाइए, टीजीटी के लिए बेटा अलग से क्लास चल रही है, वहां पे कवर हो रहा है, तो आप टीजीटी वाले वहां पे कवर कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स क्या कहता है, मैट्रिक्स कहता है कि ये एक एरे है, ये एरे है, लेकिन किसका एरे है, एलिमेंट्स का। ये क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एरे हो सकता है। ये क्या हो सकता है, मैट्रिक्स में अंतर समझिए, ये स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर हो सकता है। बस समझिए, अभी मैं मैट्रिक्स बता नहीं रहा हूं, बस आपको कल डिफरेंस बता रहा हूं। ये वर्गाकार हो सकता है या आयताकार हो सकता है। स्क्वायर मतलब कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, आपने पढ़ा होगा, ये n क्रॉस n, ये हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम को बताते हैं। और रेक्टेंगुलर में क्या है, मतलब कि m n दोनों बराबर नहीं है, m क्रॉस n है, जहां पे m इज नॉट इज इक्वल टू क्या है, n है। अगर m और n बराबर नहीं होंगे तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें जो यहाँ पे खाली स्पेसेस हैं, ये एक्चुअली क्या हैं, ये एक्चुअली में एलिमेंट्स हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अब ये एलिमेंट्स का नेचर कैसे हो सकता है, ये एलिमेंट्स आपका कोई रियल नंबर हो सकता है, कोई आपका कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई आपका वेरिएबल हो सकता है, चर जिसे बोलते हैं, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है ना, कोई अक्षर हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, जिससे हम लोगों ने क्या बोला, जिससे हमने बोला कि ये क्या है, एलिमेंट है। और यहीं पे आपका क्या आता है, यहीं पे आपका आता है डिटरमिनेंट से अंतर समझने को। तो डिटरमिनेंट क्या कहता है, डिटरमिनेंट कहता है कि सर हम सब कुछ ठीक है, हम मैट्रिक्स को मानते हैं, हम मैट्रिक्स जैसे दिखते हैं, हम मैट्रिक्स के नाम से बदनाम है, मैट्रिक्स के साथ ही हमारा नाम जोड़ा जाता है, लेकिन सर हमारे में अगर गहराई से समझो तो थोड़ा सा अंतर है। कहता है कि सर हम ये जो रेक्टेंगुलर वाला पार्ट है, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम यहां पे सेटिस्फाई नहीं कर पाते। हम केवल कहां पे हैं, हम केवल स्क्वायर हैं, यानी कि जो डिटरमिनेंट है इसका जो नेचर होता है वो केवल क्या होता है, वो स्क्वायर होता है। मतलब जो इसका ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है, ऑर्डर हमेशा n क्रॉस n का होता है, n बाई n का होता है, रेक्टेंगुलर नहीं होता। ये कहते हैं कि सर मैट्रिक्स तो अथाह है, मैट्रिक्स में तो कुछ भी आ सकता है, रियल, कॉम्प्लेक्स, वेरिएबल, अल्फाबेट, लेटर, सिंबल, कुछ भी आ सकता है सर, लेकिन मैं जो हूंगा, मैं केवल और केवल क्या हूंगा, मैं केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हूंगा। मैं रियल भी हो सकता हूं, मैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकता हूं, लेकिन सर मेरे अंदर जो आएगा, ये अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे ये क्या होंगे, ये एक्चुअली में अगर मैं इसे क्या बोलूं, इसे बोलता हूं कि सर ये अगर A11 है, ये A12 है, A13 है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है केवल। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है, ये बाकी चीजें नहीं लेता। ये रियल हो सकता है, ये रियल हो सकता है, ये क्या हो सकता है, और इमेजिनरी हो सकता है, लेकिन इसका क्या है, रियल हो या इमेजिनरी हो, लेकिन जरूरी ये है कि इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही रहता है, कोई सिंबल या चिन्ह की बात नहीं करते, इसलिए हमेशा डिटरमिनेंट एक वैल्यू देता है। यहां पे मैट्रिक्स में आप इस तरीके से घुमा देते हो, डिटरमिनेंट में आप दो लाइन खींच देते हो। एक्चुअली में हम इसे जब पढ़ते हैं तो अगर हम किसी बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारा अगर A है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम AIJ और ये N क्रॉस N लिख सकते हैं या M क्रॉस N लिख सकते हैं। यहां पे जो लिखने का रूप होगा इसे हम क्या बोलते हैं, ये दो सिंबल इस तरीके से होते हैं, और इसे हम कतई भी मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे,
इन सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें डिटरमिनेंट बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें ऑफ डिटरमिनेंट ए बोल दो, डिटरमिनेंट ए बोल दो या डिटरमिनेंट ए बोल दो, लेकिन सर मॉड ऑफ ए नहीं बोलिएगा, ये नहीं चलेगा, ये खतरा है, ये नहीं चलेगा। सर आप ये बोल दीजिए चलेगा, आप ये बोल दीजिए चलेगा, ये बोल दीजिए चलेगा, मॉड ऑफ ए आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। बोलने में आप भले ही से मॉड ऑफ ए की तरह लिख रहे हो, लेकिन बोलोगे कैसे, बोलोगे इसे डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या यहां तक बात मेरे सभी साथियों को समझ में आ गई? एक जनरल डेफिनेशन मैट्रिक्स की समझ में आ गई, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में अंतर समझ में आ गया, डिटरमिनेंट की प्रॉपर डेफिनेशन समझ में आ गई कि भैया ये होता है। तो अब कोई शायद जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के चैप्टर में सबसे आसान चीज थी वो क्या थी, वो डिटरमिनेंट निकालना। क्योंकि एक फिक्स पैटर्न, जब हमें क्या होता है ना, हम जब लोअर क्लासेस में होते हैं तो हमें कोई सांचा दे दिया जाए, हमें एक फिक्स पैटर्न दे दिया जाए कि इसी में आलू डालो सोना निकालो, मतलब कि इनपुट डालो आउटपुट निकालो, आप उसमें वैल्यू डालो आंसर निकालो। हमारा दिमाग क्या होता है, वहां पे एनालिटिकल होता है, वहां पे हम कॉन्सेप्चुअल नहीं जा पाते, बस हम एक खास पैटर्न पे काम कर लेते हैं। जैसे बच्चे को डब्बा खोलना और बंद करना सिखा दो तो बार बार खोलता बंद करता रहेगा, उसे उसके लॉजिक से मतलब नहीं है कि कैसे खुल रहा है, हिंजेस पे जा रहा है या इसमें कोई स्टॉपर लगा है या क्यों, उसे डजंट मेक अ डिफरेंस किस पे वो उसके खुलने की मैकेनिज्म क्या है, नहीं मतलब, उसे बस ढक्कन खुल रहा है बंद हो रहा है उससे मतलब है। ठीक इससे हमारा दिमाग छोटी क्लासेस में होता था, आंसर हम लोग इनपुट डाल रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं, इससे मतलब है, क्यों हो रहा है क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं था। जब थोड़ा सा हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हमें उस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत होती है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपके पास एक ट्रिक अच्छा होना चाहिए, शॉर्टकट्स अच्छे होने चाहिए और आपके पास प्रॉपर्टीज ऐसी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन देख के आंसर लगा दो। यहाँ पे कन्वेंशनल तरीका नहीं चलता, यहाँ पर स्मार्ट तरीका चलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मार्ट तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए तो आते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं, आते हैं डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि समय कम है, तो ये वाला काम आपको मैं पूरा प्रॉपर करवाते हुए दूंगा और एक एक चीज आपको नोट्स जो आपको खुद नहीं लिख पाओगे उससे ज्यादा चीजें मैं सब कुछ आपको इस नोट्स में इंक्लूड करते हुए दूंगा, बस आपको लास्ट टाइम में रिवाइज करना होगा। तो बेहतर से पढ़ते हुए चलिए। जैसे नोट्स किस प्रकार से होंगे कि डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर एरे ऑफ एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद अ डेफिनिट न्यूमेरिकल वैल्यू, अनलाइक अ मैट्रिक्स इट इज नॉट जस्ट एन अरेंजमेंट, इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। यही क्या कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स से संबंधित एक निश्चित संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू है, आव्यूह के विपरीत इसका एक निश्चित मान होता है। समझ में आ गया बात? हम कैसे इसे करते हैं, केवल वर्ग आव्यूह के लिए होता है, नोटेशन इससे करते हैं। हम इसे डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं। हम इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, हम इसे सर डेल्टा ए भी डिनोट कर सकते हैं। ये भी हमारा क्या हुआ, डिटरमिनेंट ए ही कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे मॉडुलस से मॉड वैल्यू नहीं बोलेंगे, बस हम केवल क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। ये डिटरमिनेंट का प्रयोग क्यों पढ़ा, आते हैं सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं। अभी आप तक क्या पढ़े होगे, अभी आपको कई बार क्या होगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़े होगे, है ना, रैखिक समीकरण। अब लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो उससे संबंधित एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जब आप अलजेब्रा की स्टार्ट करवाते हो तो अलजेब्रा की स्टार्टिंग में आप क्या पढ़ते हो, पॉलिनोमियल से स्टार्ट होता है। पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो, है ना, क्योंकि जब आप पॉलिनोमियल्स पढ़ते हो तो वहीं पे आप एक्सप्रेशन, वहीं पे आप इक्वेशन के बारे में समझते हो कि समीकरण क्या होता है। और जब आप समीकरण के बारे में समझते हो, इक्वेशन के बारे में समझते हो, तो आप ये समझते हो कि एक रैखिक समीकरण होता है, फिर द्विघातीय समीकरण होता है, फिर त्रिघातीय समीकरण होता है। लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक है, या फिर हम इसे क्या बोले, पॉलिनोमियल्स हैं। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है वैसे वैसे पॉलिनोमियल्स का नाम बढ़ता जाता है। और जब आप पहली बार सबसे लीस्ट डिग्री यानी कि 1 डिग्री के पॉलिनोमियल की बात करते हो तो आप क्या कहते हो, सर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो जब आप रैखिक समीकरण पढ़े थे, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ध्यान दीजिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें आपने क्या पढ़ा था, इसमें आपने पढ़ा था कि सर हमारे पास दो इक्वेशन है, सपोज करो ax या a1x प्लस b1y बराबर क्या है c1 और a2x प्लस b2y बराबर क्या है c2 है। यही तो पढ़े थे आपसे, क्या आपसे x1 और
आपसे x1 या x और y का मान पूछा जाता था। आपसे क्या पूछा जाता था? आपसे पूछा जाता था फाइंड x एंड y। तो आपके पास सर ये पहला इक्वेशन होता था, आपके पास ये दूसरा इक्वेशन होता था। आप दोनों इक्वेशन में तमाम तरीके, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, जैसे एलिमिनेशन मेथड हो गया, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, तमाम तरीकों से निकाल के x और y की वैल्यू निकाल लेते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके मैं समझा दूं। मैं अगर बोलूं कि सर 2x प्लस 3y बराबर कितना है? बराबर है 10, और मैं बोल दूं x माइनस वाई बराबर कितना है? 2। तो आपसे x और y की वैल्यू निकालना हो तो ये हमारा क्या है? ये हमारा पहला समीकरण है। ये हमारा क्या है? दूसरा समीकरण है। यस, हम इसे क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि सर हमें अगर इसे करना है तो हम किसी एक को एलिमिनेट करेंगे। सपोज करो y को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो y को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे भी 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 3 से गुणा करेंगे। यस, और जब 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? ये मिलेगा 6x प्लस 6y बराबर कितना मिलेगा? 30। ये हमारे क्या पास मिलेगा? क्या 3x, सॉरी यहां पे नहीं करने की जरूरत है, यहां पे क्यों ही करें? हमें एलिमिनेट करना है ना, हमें एलिमिनेट करना है। तो ये क्या है? ये हमारा 10 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 3y हो जाएगा। 3x माइनस 3y, 3x ये हमारा रह जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 10, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 3x माइनस 3y बराबर कितना रहेगा? बराबर हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 दूनी क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप इसे 11 ही कर लो और 9 कर लेते हैं ताकि थोड़ा आसान रहे। ये 9 कर लेते हैं, ठीक। हाँ, तो अगर हमें क्या करना है? x के लिए भी निकालना है तो हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। जब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, ये हमारा हो जाएगा 0, यानी कि हम इसे ना लिखें तो कितना आ जाएगा? 9 6 15 आ जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं x बराबर 15/5 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 हो जाएगी, और यही वैल्यू हम यहाँ पे रख दें किसी भी इक्वेशन में, पहले में या दूसरे में। अगर पहले में रख देते 3 इधर चला जाएगा, 3 2 5, यानी कि अगर हम किसकी बात करें 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी x और y की वैल्यू हमने 3 और 1 निकाल दी। तो ये जो तरीका होता था ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का होता था। अगर हमारे पास क्या हो जाए? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हो जाए। जैसे हम क्या एग्जांपल ले लें? हम लिखें a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर क्या मान दें? l। हम क्या कर दें? हम a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर क्या कर दें? m। और हम क्या कर दें? a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर क्या मान दें? n मान दें। ठीक है, ये हमारा क्या है? 3 इक्वेशन। अभी इसमें अगर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, इसमें अगर आपको क्या वैल्यू निकालनी पड़ जाए? अगर आपको फाइंड एक्स वाई एंड जेड अगर इस प्रकार से आपको निकालनी पड़ जाएगा तो आप देखो, जैसे यहां पे आपने 3-4 स्टेप में निकाल लिया, इसके स्टेप बढ़ते हुए चले जाएंगे। ऐसे मान लो a1x b1y c1z d1 करके कुछ हो जाए तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये समीकरण के हल निकालना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना कठिन होता चला जाएगा। तो तमाम गणितज्ञों ने ऐसे कठिन, या जब लीनियर इक्वेशन बढ़ते हुए चले गए तो इनके वेरिएबल्स को निकालने में एक खास पैटर्न देखा, उन्होंने सॉल्व किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने एक वेरिएबल को हटाया, एक जो बोल सकते हो कि कोफिशिएंट था, उनको वेरिएबल कोफिशिएंट को सेम करके इन्होंने वेरिएबल को हटाया, फिर वहां से एक की वैल्यू निकाली, फिर वो वैल्यू दूसरे में रखे और तीसरे से फिर कंपेयर करके इन्होंने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली। तो लेंथी प्रोसेस हुआ, लेकिन एक पैटर्न निकला, और वो पैटर्न किसका जन्म दिया? वो पैटर्न जन्म दिया किसका? वो पैटर्न दिया डिटरमिनेंट का। तो अगर आप जैसे इस प्रकार निकालते हो, आप इसे निकाले कैसे? आप बहुत ध्यान से देखो। अगर हमारा ये निकालने का जो तरीका था, हमने क्या किया? इसे एलिमिनेट ही तो किया हमने। देखो किससे गुणा किया? 3 से। वो 3 कहां था? वो 3 यहां पे था, यानी 3 किसकी वैल्यू थी? b1 की वैल्यू थी। हमने एक्चुअली में क्या किया मेरे साथी? इसी चीज को मैं यहां पे प्रूफ करता हूं। हमने किया क्या? हमने यहां पे b1 का, दूसरे वाले में b1 का गुणा किया। हमने क्या किया? b1 का गुणा किया। अगर ये b1 का गुणा कर दोगे तो ये b1 a2 हो जाएगा, ये b1 b2 हो जाएगा। और यहाँ पे b1 था, हमने यहाँ पे क्या कर देना है? b2 का गुणा कर देना है, तो ये b2 a1 हो जाएगा, ये b1 b2 हो जाएगा। अब आप देखो ये प्लस और अगर माइनस है तो अगर हम इसे माइनस, हम क्या कर दें? माइनस कर दें, तो ये भी b1 b2, ये भी b1 b2, ये b1 b2y है, ये b1 b2y है। अगर इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये टर्म तो गायब हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? a1 b2x, और यहाँ पे क्या बचेगा?
A2B1 x बचेगा और यहाँ पे C1B2 बचेगा, यहाँ पे C2B1 बचेगा। अगर हम डिटरमिनेंट से निकालेंगे तो हमारा A1B2 और माइनस क्या हो जाएगा, A2B1 आ जाएगा। आप देखो यह हमारा क्या हो जाएगा, A1B2 माइनस A2B1 से ही हम कंपेयर कर देंगे, हम जीरो कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो डिटरमिनेंट यही बोला, आपको यहाँ पे मैं अगली स्लाइड पे समझाता हूं कि अगर हम क्या कर दें, अगर हम A1x बोल दें प्लस B1y बोल दें बराबर C1 हो जाए, और A2x बोल दो प्लस B2y बोल दो बराबर C2 हो जाए या बराबर जीरो ही हो जाए, आप जो भी इसे समझो, आप इसे जीरो भी मान सकते हो। अगर हम इसे क्या बोल दें, अगर हम इसे जीरो भी मान दें, है ना, इसे आप जीरो भी मान के कर लो तो आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे B2 से गुणा करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, B1 से गुणा करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा A1B2 x मिल जाएगा प्लस B1B2y मिल जाएगा, इसे जीरो ही रख दो। ये हमारा क्या मिल जाएगा, B1A2x मिल जाएगा, या A2B1 ले लो, A2B1x मिल जाएगा, ये B1B2y मिल जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये पहले से दूसरा माइनस कर दोगे, यानी A1B2x है ना, माइनस A2B1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी अगर हम x को बाहर ले लें, ये जीरो हो गया, हमारा A1B2 माइनस क्या हो गया, माइनस A2B1 हो गया। ये हमारा क्या आ जाता है, एक समीकरण बन के आ जाता है। आगे जब हम डिटरमिनेंट निकालना समझेंगे तो हम एक्चुअली में ये जो कोफिशिएंट है इसी को हम मैट्रिक्स फॉर्म में रख देते हैं। ये A1B1 हो गया, ये A2B2 हो गया, और डिटरमिनेंट कहता है कि आप क्या करो, आप इसको क्रॉस कर दो, क्रॉस गुणा कर दो, और फिर इसे क्या कर दो, इसे आप गुणा कर दो। हो क्या रहा है आप देखोगे, ये A1B2 का गुणा हो रहा है, ये A1B2 का गुणा हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये A2B1 का गुणा हो रहा है, और आपस में माइनस हो रहा है। यही हमारा x का कोफिशिएंट आ रहा है। आप देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसी चीज को हमने इस प्रकार से लिख दिया। तो जो तमाम गणितज्ञ थे, तमाम मैथमेटिशियन थे, एक खास प्रकार का पैटर्न प्राप्त करने लगे कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज मिल गई, हम इतना ये माइनस इक्वेशन लिखने की क्या जरूरत है, हम सीधा क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे और हमारा डिटरमिनेंट मिल जाएगा। तो बस उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्या उनके दिमाग में आइडिया आया कि एक लीनियर इक्वेशन से डिटरमिनेंट के फॉर्म में आप चीजों को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। और यहीं से सारी कहानी क्या हो गई, डिटरमिनेंट की स्टार्ट हो गई। यहीं से क्या हो गई, डिटरमिनेंट की सारी कहानी स्टार्ट हो गई। तो बेसिक प्रॉपर्टीज को समझते हुए चलते हैं कि डिटरमिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। डिटरमिनेंट कहता है कि जो डिटरमिनेंट है वो स्क्वायर होगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा, मतलब जो उसका ऑर्डर होगा वो n क्रॉस n के फॉर्म में होगा, वो रेक्टेंगुलर नहीं होगा, वो वर्गाकार होगा। तो नंबर ऑफ जो रोज होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब भी n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या नंबर ऑफ रोज और कॉलम नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक बार समझा दूं मैट्रिक्स में। चलो आते हैं, एक बार समझा देते हैं कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम है क्या, यही पे समझा देते हैं। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम है क्या, जैसे जब हमने क्या बोला कि किसी मैट्रिक्स ए लेते हैं, कोई मैट्रिक्स क्या लेते हैं, ए, तो मैट्रिक्स ए को हमने कुछ इस प्रकार से लिखा। सपोज करो कि हमने क्या लिखा, 3 क्रॉस 3। तो ये जो 3 क्रॉस 3 है, एक्चुअली इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बार बार जो n क्रॉस n बोल रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा n क्रॉस n है, जहां पे n की वैल्यू 3 है। क्या ये बात समझ में आ रही है, जहां पे क्या है, n की वैल्यू 3 है। ये 3 क्रॉस 3 क्या देता है, एक्चुअली ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ये क्या देता है, ये किसी आव्यूह का ऑर्डर बताता है कि जो 3 क्रॉस 3 है ये क्या होता है, ये इसका ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब कि इसका जितना मल्टीपल आएगा उतने एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। 3 गुणे 3 9 होगा, तो ये क्या है, ये 9 एलिमेंट्स इसमें अरेंज होंगे। लेकिन किस प्रकार से अरेंज होंगे, आगे वाला 3 कहता है कि 3 रो होंगे। 3 रो किस प्रकार से होंगे, अगर हम किसी चीज को कैसे देखें, अगर हम किसी चीज को हॉरिजॉन्टली देखें तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं रोज। और किसी चीज को अगर हम वर्टिकली देखें तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कॉलम्स। इन्हें हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसे जनरली डिनोट करते हैं आई से, इसे डिनोट करते हैं जे से। तो जब मैं आइथ रो बोलूंगा इसका मतलब इनमें से कोई रो, जब मैं जेथ कॉलम बोलूंगा इसका मतलब इनमें से कोई कॉलम। कॉलम खड़ा खड़ा होता है वर्टिकल, रोज लेटा लेटा होता है, मतलब क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। ये लेटा है, ये रोज है, और ये हमारा कॉलम है। इसे हम स्तंभ कहते हैं, जो कॉलम होता है स्तंभ कहते हैं, और जो रोज होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं।
आप रोज और कॉलम के नाम से इसे समझते हुए चल सकते हो, ठीक है। आते हैं, अगर मैं बोलूं क्या इस एलिमेंट को यहां पे रखूं, तो ये जो एलिमेंट आएगा ये A11 होगा, ये A12 होगा, ये A13 होगा, ये क्या होगा। अब फिर से देखो हमने क्यों 1 1 लिखा, इस चीज के भी समझिए, क्योंकि हमने कहा आई थ्रो में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, मतलब ये पहला रो है, ये पहला रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। हम इसे ऐसे समझते हैं, ये हमारा पहला रो है, ये हमारा दूसरा रो है और ये हमारा क्या है, तीसरा रो। ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, यानी कि ये पूरा पहला, ये पूरा दूसरा, ये पूरा तीसरा। तो जो पहला होगा उसमें सारे एलिमेंट में पहले 1 1 ही चलेगा। अब क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉलम, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, ये हमारा तीसरा कॉलम, तो हम बोलेंगे ये क्या है, कॉलम। तो ये पहला कॉलम है, तो यानी कि जे की, ये आई की वैल्यू पहले, हम ए को क्या लिखते हैं, हम मैट्रिक्स ए को, यहां पे मैं फिर से लिख दूं, जो हमारा मैट्रिक्स ए होता है मेरे साथी, हम इसे मैट्रिक्स ए को कैसे लिखते हैं, AIJN×N के फॉर्म में लिखते हैं। ये नोटेशन होता है। आई मतलब इन्हीं रोज की बात कर रहे हैं, जे मतलब इन्हीं कॉलम्स की बात कर रहे हैं, जे मतलब इन्हीं कॉलम्स की बात कर रहे हैं। तो AIJ है, मतलब ए अगर पहला रो है तो सब में A11 रहेगा। अब जे की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे जे की वैल्यू, क्योंकि ये पहला कॉलम है तो 1, ये दूसरा कॉलम है 2, ये तीसरा कॉलम है तो 3। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। सिमिलरली हम किसकी बात करें, हम बात करते हैं यहाँ पे A21 हो गया, A22 हो गया, ए क्या हो गया, A23 हो गया, ये A31 हो गया, A32 हो गया और ये क्या हो गया, A33। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये पहला रो तो सब में 1 1, ये दूसरा रो तो सब में 2 2, ये तीसरा रो तो सब में 3 3, ये पहला कॉलम तो जे की वैल्यू सब में 1, ये दूसरा कॉलम तो जे की वैल्यू सब में 2, ये तीसरा कॉलम तो देखो जे की वैल्यू सब में क्या है, सब में 3 है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा रोज और कॉलम होता है। तो रोज वर्टिकल लाइन होता है, कॉलम हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। इस प्रकार से हम इसे कहते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने इसकी प्रॉपर्टीज में समझा कि नंबर ऑफ रोज, मतलब कि यहाँ पे 3 रो है 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो गए। अगर मैं बोलूं कि कोई मैट्रिक्स बी है और ये क्या है, ये BIJ के फॉर्म में है, BIJ के फॉर्म में है और ये 2×3 है, इसका मतलब कि इसमें रो 2 हैं और कॉलम क्या है, कॉलम आपके 3 हैं। तो ये हमारा क्या होगा, रो 2 है, कॉलम 3 है। तो यहाँ पे रो कितने हैं, ये रो 2 हैं और कॉलम 3 है। या हम ऐसे क्या बोल सकते हैं, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, ये किस प्रकार से लिखा होगा, ये लिखा होगा A11 A12 A13। देखो रो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और रो 1 तो रो 2 ये, तो ये A21 A22 A23। इसमें रो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 2 है और जो वर्टिकल लाइन है ये कितनी है, 3 है। तो हम इसे बोलेंगे कि 2×3 का है, या हमारा क्या है, या हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्वायर है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम वर्ग बोलेंगे। और ये हमारा क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल है। ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे आयत, आयताकार है, या हम क्या बोलेंगे, आयत है। इसे क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझ में आ गया। तो क्या प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ रोज, जो भी हमारे क्या होंगे, जो भी हमारे डिटरमिनेंट होंगे, उनके नंबर ऑफ जो रोज होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम के सदैव बराबर होंगे। रोज और कॉलम की संख्या क्या होती है, समान होती है। अगर हम क्या कहते हैं, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि अभी आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ा, इस कारण से मैं इसकी लैंग्वेज अलग बोल रहा हूं। अगर हम क्या करते हैं, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मतलब कि हमारा जो ये रो है, इस रो को ले आए कॉलम के पास, ये जो रो है इसको ये वाला कॉलम बना दे, और जो ये वाला रो है इसको ये वाला कॉलम बना दे। तो रोज और कॉलम को हम आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। तो वो क्या होता है, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती। हम यहाँ पे एक स्लाइड बना के यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोज के नाम से। ट्रांसपोज क्या होता है, एक्चुअली
ट्रांसपोज होता है इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब रोज और कॉलम को आपस में बदलना, इंटरचेंज क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स को हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा ट्रांसपोज कहलाता है। इसे जैसे मैट्रिक्स कोई ए है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा इसे एटी बोलेंगे। ये मैट्रिक्स है और ये क्या है, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार इसे ए डैश के नाम से भी समझते हैं। ये कहता क्या है, अगर हम ए बराबर क्या बोले, अगर हम ए बराबर क्या लिखे, ए बराबर ये A11 है, A12 है, आप इसे ऐसे समझो 1 2 3 है, 1 5 7 है, 6 - 4 3 है और -3 4 और 7, -2 8 और 9 है। अभी हमें अगर इसे इंटरचेंज करना है तो इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, जो रोज है वो कॉलम हो जाए। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो इस ट्रांसपोज के जो रोज है वो कॉलम हो जाए, जो लाइन इधर जा रही है वो इधर आ जाए। मतलब कि आप ऐसे समझो, इधर 1 5 7 था तो 1 5 7 को मैं ऐसे लिखता हूं, जो रोज इधर जा रहा है वो कॉलम हो जाए। मतलब 6 - 4 और -3 था तो 6 - 4 और 3 यहां पे आ जाए, और जो रोज था वो कॉलम हो जाए। तो भाई रोज तीसरा था, ये तीसरा कॉलम बन जाए, यानी कि -2 8 और क्या बन जाए, 9 बन जाए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स का रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए या उसका ट्रांसपोज निकाल लिया जाए तो हम क्या प्रॉपर्टी कहती है, बाई प्रॉपर्टी। बाई प्रॉपर्टी हम क्या बोलते हैं, बाई प्रॉपर्टी 2। बाई प्रॉपर्टी 2 हम क्या बोलेंगे, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये यही कहना चाह रहा है, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। क्या है, जो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये ए के ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और एक तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। जैसे मैट्रिक्स में ये ऑर्डर होता है, ऐसे ही क्या होता है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग ऑर्डर बोलते हैं साथी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है किसका, डिटरमिनेंट का। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सारे शेड्यूल को पढ़ेंगे, किस प्रकार ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है डिटरमिनेंट निकालने का। डिटरमिनेंट के साइंस विजुअल जो फॉर्म्स होते हैं ये क्या होते हैं, डिटरमिनेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो ये हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा एमसीक्यू कर लेते हैं कि कह रहा है इफ टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट, अभी इसे नहीं कर पाओगे, छोड़ो, है ना, जब इसे कर लेंगे हम लोग बाकी चीजें पढ़ लेंगे तब इसे सॉल्व करेंगे। तो अभी फिलहाल हम अपनी क्लास को कहां पे रोकते हैं, अपनी क्लास को यहीं पे रोकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने सिलेबस के डिस्कशन को, मैट्रिसेस क्या होते हैं, डिटरमिनेंट क्या होते हैं, मैट्रिसेस से डिटरमिनेंट किस प्रकार से अलग हैं, क्या इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, क्यों ये स्क्वायर होते हैं, इन सारी चीजों को समझ पाए हैं। अगली क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट कैसे प्राप्त करते हैं, डिटरमिनेंट से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, त्रिभुज पॉइंट की कोलिनियरिटी हुई, या फिर वेक्टर्स में हम बहुत सारी जगह पे क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का प्रयोग करते हैं, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, बेहतर तरीके से हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। टाइम टेबल ऐप पर अपलोड करवा दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। एक एक चीज, अभी बैच आपका जस्ट स्टार्ट हुआ तो हम लोग अभी डेमो लेके चल रहे हैं। जैसे डेमो का पार्ट आपका कंप्लीट होता है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। जनरली मैथ्स की क्लासेस आपको 2 टाइमिंग पे देखने को मिलेगी, एक सुबह 11 बजे, एक दोपहर के शाम के 4 बजे, जो अभी हमने क्लासेस लिया है 4 से 5 के बीच में, और एक 11 बजे से। तो टाइम पे आपकी क्लास रहेगी। बाकी आपकी जो टारगेट क्लासेस है, रिकॉर्ड क्लासेस है, वो भी आपको समय समय में मिलती रहेंगी। इस सेशन में बस इतना ही। साथ ही परीक्षा प्लस ऐप से जुड़ सकते हैं आप। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी और आप बैच से जल्दी से जुड़ जाइए और अपने समय को बर्बाद मत करिए।
पढ़िए, कंपटीशन कम होता है, जहां पे वैकेंसीज कम होती हैं, जहां पे अनसर्टेनिटीज होती हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं भरने जाता है, और जो साथी आप लोग फॉर्म भर देते हो आप में से सिलेक्शन होता है। पिछली बार भी हम लोगों ने बहुत सारे सिलेक्शन दिए थे। मैं इतना दावे के साथ बोल सकता हूँ, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी हवलदार परीक्षा प्लस के बैच से जुड़े हुए थे, और फिर इस बार वही होने वाला है, जो भी बच्चों का सिलेक्शन होगा परीक्षा प्लस से जुड़े ही हुए होंगे। तो बस ये समझिए कि मौका बहुत अच्छा है, सब भीड़ के पीछे दुनिया भगती है, और भीड़ से अलग हुई और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करिए। फिर मिलते हैं साथी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार भैया।